फ्रेंड्स, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों कवर कर लिए थे। आइए स्टडी मटेरियल से एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गिवन बिलो आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L along with the additional information। आपको ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट दे रखे हैं, रुपीज इन लैख है सब फिगर्स में। ठीक है, ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हो गए। ये P&L दे रखा है हमारे को। इस P&L में से ये अप्रोप्रिएशंस करे कंपनी ने, ओपनिंग बैलेंस इतना था, रिजर्व में ट्रांसफर करा, फिर डिविडेंड पे करा। नोट्स टू अकाउंट्स की वन है। कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से निकालना है। तो ठीक है, करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पर चलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालेंगे कौन से मेथड में? डायरेक्ट मेथड। तीन कॉलम बनते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट का। तो ये रुपीज इन लैख है इस बार, रुपीज इन लैख है ना। और पहले कॉलम में क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर्स। क्या निकाल रहे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनफ्लो क्या क्या हो रहे हैं। P&L पकड़ लो आप। हमारा वैसे P&L ही बेस होता है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट। वो बात और है कि कई बार बैलेंस शीट गिवन होती है क्वेश्चन में, बट आपने इनडायरेक्ट मेथड के स्टेप्स देखे। आप क्या कर रहे हो? P&L को ही तो खत्म कर रहे हो कि जो जो चीजें ऑपरेटिंग नहीं है उसमें उसको एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पर। आइए स्टेटमेंट ऑफ P&L में चलते। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 4150 लाख। सामने कोई नोट नंबर तो है नहीं, बट ये क्या पता ये 4150 लाख जो है ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है या दोनों है। हमारे को तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा और कोई एडजस्टमेंट में तो बता नहीं रखा। लेकिन कैसे पता लगाएंगे? अगर क्रेडिट सेल होगी तो डेटर बन जाएंगे। तो देख लेते हैं डेटर दे रखे हैं क्या। करंट असेट में दे रखे हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ये है 250 और क्लोजिंग है 400 के, और इतनी सेल करी। तो मान सकते हैं हम इसको, ये सारी क्या होगी? क्रेडिट सेल। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो क्रेडिट सेल मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल से जितना कैश मिला। अब देखिए कुछ चीजें आप अपने दिमाग में बना सकते हो। जैसे अगर मैं ये टी शेप अकाउंट बनाऊं, डेटर का ओपनिंग ये डेटर का बैलेंस जो होता है वो असेट है, तो डेबिट बैलेंस होगा। साल के शुरू में 250 का है, साल के एंड में 400 का है। 250 और 400 है ना। अब इन्होंने सेल करी तो हमारे डेटर बढ़ेंगे। कितने की सेल करी? 4150 की सेल करी इन्होंने, तो ये हो गया 4400। 4400 तो ये कितना आ जाएगा? 4000। आप हर चीज का लेजर बनाकर देखो, इससे बेटर तो क्या है आप यहां पर ब्रैकेट में दिखा सकते हो। ये मैंने टी शेप इसलिए बना दिया आपको जस्ट दिखाने के लिए। भाई ओपनिंग डेटर्स कितने थे, प्लस 4150 का उनको और सेल करा, माइनस क्लोजिंग में कितना है? 400। ठीक है, तो ये करके दिखाया, कितना आ गया? 4000 लाख। समझ में आई बात? आइए और कोई इनकम देखते हैं। अदर इनकम में चलते हैं। कहता है अदर इनकम है हमारी नोट नंबर 4 में। नोट नंबर 4 में कहता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव तो ऑपरेटिंग नहीं होती, लेकिन सेल ऑफ सर्विस, कमीशन रिसीव्ड वगैरह कुछ होती तो बात और है, तब हम लेते उसमें। तो इसका मतलब इनफ्लोज तो खत्म, इनफ्लो तो यही हो सकते थे। ठीक है, बस इनफ्लो हमारे को कितने दे दिए? टोटल 4000 की। तो हम इसको यहीं पर करके 4000 दिखा सकते हैं। लेस आउटफ्लोज। आउटफ्लोज देखते हैं क्या क्या हो रहे हैं। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 2400 का। फिर वही बात, क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज? क्वेश्चन ने नहीं बताया, लेकिन क्या क्रेडिटर्स गिवन है? गिवन है। साल के शुरू में 230 है, साल के एंड में 250 है। तो ठीक है, पेमेंट टू
ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। आप देखिए ओपनिंग ट्रेड पेबल कितने हैं, 230, और आपने और कितना सामान खरीदा, 2400 का। 230 साल के शुरू में थे, 2400 का सामान उनसे और खरीदा, साल एंड हुआ तो 250 अभी भी बच रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमने कितने पेमेंट करी अपने ट्रेड पेबल्स को। तो 2380 की पेमेंट हो रही है ट्रेड पेबल्स को। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इसमें तो कोई फ्लो होता नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 800 का, तो ये सैलरी वगैरह पे करी होगी। लेकिन आपको नीचे बताया आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं कुछ। आउटस्टैंडिंग वेजेस साल के शुरू में 40 के, साल के एंड में 50 के। ध्यान से, अगर हम टी शेप अकाउंट बनाकर देखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस असेट होता है या लाइबिलिटी होता है? लाइबिलिटी, बैलेंस क्रेडिट होगा। साल के शुरू में 40 है, साल के एंड में 50 है। अब ये कहता है ये वाला जो आपको दे रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 800, ये क्या है? ये वो है जो पी एंड एल में गया होगा, है ना? ये पी एंड एल में गया है अमाउंट 800 का, तो पी एंड एल में जाने की एंट्री क्या बनेगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि पी एंड एल के डेबिट में जाता है, तो पी एंड एल डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब यहां पर आएगा बाय पी एंड एल। कितना गया है ये अमाउंट? 800 का। ठीक है, तो ये 840, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 790। तो ये 790 आएगा अमाउंट जो हमने पेमेंट करी है। ठीक है, पेमेंट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? 40 प्लस 800 माइनस 50, तो ये आ गया 790। ये पेमेंट हो गई किस चीज की? ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। आइए, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का तो नाम ही पता है, नॉन कैश होता है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनता है। अदर एक्सपेंसेस 200 का पी एंड एल में गया है, और साथ में बताता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं साल के शुरू में 10, साल के एंड में 20 के। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस देख लेते हैं कितना बनेगा। तो अब देखते हैं ओपनिंग कितना है, 10। ठीक है, फिर इसके बाद पी एंड एल में कितना गया? पी एंड एल में गया 200 माइनस 20। ठीक है, तो ये 190 आ गया पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो खर्चे तो सारे हो गए, पी एंड एल में चलते हैं अदर एक्सपेंस तक। अब लास्ट में क्या आता है? टैक्स। टैक्स के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा, देखिए इंपॉर्टेंट है टैक्स का ट्रीटमेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने आपको कल की क्लास में प्रोविजन फॉर टैक्स के अलग अलग तरीके बताए थे, लेकिन यहां पर एक चीज दी है एडवांस टैक्स। इसका मतलब जैसे पिछले साल इन्होंने 180 का प्रोविजन बनाया था, हाथ की हाथ पेमेंट भी कर दी थी 180 की, तो हमें तो कैश का आउटफ्लो से मतलब है, टैक्स की डिटेल में थोड़ी ना जाना है, हमें तो ये देखना पैसे कितने गए। तो 180 गए थे पिछले साल, इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल प्रोविजन बनाया 200, लेकिन हाथ के हाथ इन्होंने गवर्नमेंट को कितने पे करे? 195। हमें तो इससे मतलब है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, 195 की इन्होंने पेमेंट करी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कितना आउटफ्लो है टोटल। 2380 प्लस 790 प्लस 190 प्लस 195, तो 3555। ये आ रहा है 445 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश का फ्लो हो रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को ये? आइए अब हम देखते हैं इसका इनडायरेक्ट मेथड। तो पेन चेंज कर लेता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, रुपीज इन लैख, रुपीज इन लैख। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक चीज अच्छी होती है जब पी एंड एल गिवन होता है, पी एंड एल गिवन होता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बिल्कुल परोस कर दे देता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपको क्वेश्चन दे ही दिया, आपको इतना बड़ा वो डिफरेंस इन एसपीएल एड, ट्रांसफर टू रिजर्व एड, डिविडेंड एड, प्रोविजन फॉर टैक्स करने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा 710 का, उठाकर लिख दो। एड सेकंड और थर्ड स्टेप, एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इसमें ऐड करनी है। सबसे पहली नॉन कैश क्या होती है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। देखिए डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कितना गिवन है, 100। साल भर में डेप्रिसिएशन 100 का लगा है। डिटेल दे रखी है कि किस पे लगा है डेप्रिसिएशन, नहीं। तो डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ कितना है, 100 का। कोई इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, वो तो डेप्रिसिएशन के साथ ही होता, अमोर्टाइजेशन नहीं दे रखा। लॉस ऑन सेल, सेल की तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दे रखी। ये तो तीनों थे नॉन कैश। अब नॉन ऑपरेटिंग मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जैसे इंटरेस्ट पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट होती है, ये देखिए इंटरेस्ट पेड आपको फाइनेंस कॉस्ट ये दे रखा है ना पी एंड एल में, फाइनेंस कॉस्ट 60 की, और इसका डिटेल बताई 60 इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट पेड 60, समझ में आई बात। अब लेस किया जाता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लेस कौन सी होती है इसमें, डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो कोई है अदर इनकम में, चेक करिए। अदर इनकम फोर्थ पॉइंट में था, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 100 है, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 100 दे रखा है, माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये 770 बन गया। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 770 का। आइए अब वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। चलिए शुरू करते हैं। करंट एसेट में कोई डिक्रीज होना है क्या, देखते हैं। करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, ये तो करंट लाइबिलिटीज है, तो इंक्रीज कुछ हो रहा है इसमें, 20 का इंक्रीज है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स था, ये तो कहीं और ट्रीट हो गया, तो ऑलरेडी इसको नहीं करेंगे। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या था, अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ बढ़ रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों बढ़ रहे हैं, तो लिख देते हैं पहले इनको ही। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने कितने फिगर्स लिख दीजिए। ट्रेड पेबल में इंक्रीज है 20 रुपए का, और इन दोनों में 10-10 रुपए का, 20, 10, 10।
कोई करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है? इन्वेंट्रीज ये तो बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल ये भी बढ़ रहे हैं। ये अदर करंट एसेट में क्या है? एडवांस टैक्स है शायद ये तो, और एडवांस टैक्स को हम ऑलरेडी कहीं और ट्रीट कर चुके हैं तो वो लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये दोनों तो बढ़ रहे हैं इसलिए इसको यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। आइए अब क्या करते हैं, लेस कर देते हैं इसका उल्टा, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट के इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो सब कवर हो ही गई थी, करंट एसेट बच रहे 20 रुपए का इसमें इन्वेंट्रीज में और 150 रुपए का ट्रेड रिसीवेबल में। ठीक है, तो लिख लेते हैं इनको, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 20 और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? 150। आइए अब इन पांचों को देख लेते हैं। 20 से तो ये 20 कट गया, 10 तो ये 130 आ गया माइनस का, है ना? 130 माइनस का आ रहा है, तो 770 माइनस 130 ये हो गया 640। अब हम क्या करेंगे, लेस एक्चुअल टैक्स पेड। एक्चुअल टैक्स की पेमेंट कितनी करी इन लोगों ने वो देख लीजिए। टैक्स की पेमेंट करिए इस पर 195 की, तो वो 195 इसमें से माइनस कर देंगे। ये आ गया 445। ठीक है, ये आ जाएगा 445 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप देखिए हमने डायरेक्ट मेथड से करा तो आंसर 445, इनडायरेक्ट से करा तो भी 445। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें या इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करें आंसर तो सेम ही रहेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं कुछ पोर्शन ऑफिस जाने से पहले रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ ऑफिस के बाद जब टाइम मिलता है तब रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद इसकी एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करना बहुत टाइम लगता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घर में जितने फ़ोन हो सबसे सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करो। मैं हर वीडियो में बार बार ये चीज़ नहीं बोलता क्योंकि इससे वीडियो ही लंबी होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बट प्लीज़ मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, या कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर ज़रूर करो फ्रेंड्स के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बड़ा डिटेल में देखा, अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर। मैंने वैसे तो आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं पहले समझाया था, एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ, खरीदना और बेचना नॉन करंट एसेट्स का और इन्वेस्टमेंट्स का। लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? जो आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनाई, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन गई उसकी बात नहीं कर रहे हम, है ना? तो लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, और इससे होने वाली डायरेक्ट इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड। समझ में आया? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग की तरह इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तो ऑपरेटिंग भी नहीं था, लेकिन ऑपरेटिंग में कंसेप्ट ज्यादा थे। इन्वेस्टिंग में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग में तो आपको वैसे ही कुछ नहीं करना होगा, केवल बस ये देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसका। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स माइनस होगा, पैसा जा रहा है। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स प्लस में होगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड ये सब प्लस में होगा। देखिए नेचर समझा करो, जैसे रेंट रिसीव्ड केवल रेंट वर्ड से नहीं होगा कि इन्वेस्टिंग है, रेंट रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग है। लेकिन रेंट पेड क्या है? रेंट पेड तो ऑपरेटिंग है। आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, रेंट दे रहे हो, ठीक है, आपने किराए पे ले रखी है फैक्ट्री, नॉर्मल खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन रेंट रिसीव क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने उस बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया और वो किराए पर चढ़ा दी। ठीक है, आपका कोई रियल एस्टेट का काम थोड़ी ना है।
लेकिन फिर भी चढ़ा दी तो वो रेंट रिसीव क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए नवंबर 2019 में क्वेश्चन आया था, केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो पूछा था, उसको डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज पर AS3 ऑफ मेसर्स शुभम क्रिएटिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये पर्टिकुलर्स हमारे को दे रखे हैं, तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, फिर इसको करते हुए चलेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। देखिए बड़ा सिंपल सा है, पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो, जा रहा है तो माइनस कर दो। ऐसा क्वेश्चन बताओ, पेपर में आया हुआ ये। मशीन अक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू 2 लाख रुपए। सॉरी, मशीन एक्वायर करिए 2 लाख रुपए की, मशीन एक्वायर करी 2 लाख रुपए की, लेकिन बदले में क्या दिए, शेयर्स। पैसा आया या गया, कुछ भी नहीं हुआ पैसे का, तो कैश का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इग्नोर कर दो इसको। फिर आप क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीन इन अर्थक्वेक 55,000। देखिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को लास्ट में अलग से दिखाया जाता है, ठीक है, ये लास्ट में दिखाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन्वेस्टिंग में इसलिए दिखा रहे क्योंकि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, ये मशीन के लॉस हुआ था उसका क्लेम मिला है आपको, ठीक है, तो बाद में दिखा देंगे। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट्स, लोगों को लोन देना, अपनी एसोसिएट फर्म को, ठीक है, क्या दिया, लोन दिया है, तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। कितने रुपए दिए, 5 लाख रुपए, तो अनसिक्योर्ड लोन टू एसोसिएट 5 लाख रुपए। पैसा आ रहा है या जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये कर लिया हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट कंपनी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है उससे 70,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसोसिएट कितने का, 70,000 का, तो प्लस करेंगे। फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी और जब इन्वेस्टमेंट करी उससे पहले का डिविडेंड आ रहा है। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, चाहे वो प्री एक्विजिशन हो या पोस्ट एक्विजिशन हो, डिविडेंड तो रिसीव हो रहा है, नेचर इन्वेस्टिंग है, आपको इसमें प्लस ही करना है। देखिए हम जब इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ेंगे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट वाला, तब वहां पर कहा जाता है कि अगर प्री एक्विजिशन है तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम करो, और अगर पोस्ट एक्विजिशन है तो अलग से इनकम दिखाओ, वो ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम भी करना है तो भी तो यही होगा। कैसे, आपने जैसे इन्वेस्टमेंट खरीदी, मैं थोड़ा जल्दी से बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट खरीदी 100 रुपए की, तो आप कितना कैश आउटफ्लो दिखाओगे, 100 रुपए, आपने 100 रुपए दिखा दिया माइनस में, लेकिन बाद में डिविडेंड मिला, अब डिविडेंड मिला 10 रुपए, वो प्री एक्विजिशन है कह रहा है, तो ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 90 दिखानी चाहिए थी, बट मैंने तो 100 दिखा दी, तो कोई बात नहीं, अब 10 प्लस कर दो, -100 + 10 तो -90 ही तो हुआ, तो वहीं की वहीं आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, पैसा आ रहा है इसलिए प्लस कर दिया, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, हमने डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करा, डिबेंचर का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। टर्म लोन रीपेड, रीपे कर दिया हमने टर्म लोन, बैंक से टर्म लोन लिया हुआ था, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 73,800, ब्रैकेट में कहता है टीडीएस ऑफ 80 to 100 वॉज डिडक्टेड ऑन द अबव इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड, इस पर फोकस करो, रिसीव्ड है, कितना रिसीव्ड है, 73,800, इसका मतलब हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है अभी,
73,800 और इस पर 8,200 सामने वाले ने टीडीएस काट कर दिया, तो हमारी टोटल इनकम कितनी है? 73,800 प्लस 8,200, ये दोनों मिलाकर हमारी टोटल इनकम है। ठीक है, तो इसको लिखना शुरू करते। ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इंटरेस्ट कितना इन्वेस्टमेंट पर? 73,800 प्लस 8,200। ठीक है, 73,800 प्लस 8,200, 82,000 का ग्रॉस इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन टीडीएस ऑन अबव इंटरेस्ट, इस पर टीडीएस कितना काटा सामने वाले ने? 8200 का। ठीक है, तो 8200 का टीडीएस काट दिया। ऐसा क्यों करा? सीधा 73,800 भी लिख सकते थे, बस एक प्रेजेंटेशन होती है। आप क्या करते हो, आप तो पीएनएल से उठाते हो ना कि अच्छा मेरे को इतना इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट पीएनएल में तो पूरा दिखाई देगा 82,000। आपको मैंने पूरी एंट्री वेंट्री सब बताई है जब टीडीएस डिस्कस करा है, वहां पर जाकर देखना। ठीक है, और टीडीएस ऑन अबव इंटरेस्ट कितना कटा? 8200, तो वो माइनस करके दिखा दिया। ये हो गया। परचेज डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स परचेज करे थे 1 दिसंबर 2018 को, विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर रिडीम हो जाएंगे, तो फिर तो ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बना, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बनेगा। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, जो प्लांट एंड मशीनरी बेची उसकी बुक वैल्यू, बुक्स में वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके आज की वैल्यू बुक्स में कितनी थी वो आ रही है। कितनी थी? 90,000 रुपए। बेचने के ऊपर उसका उस पर लॉस इंकर हुआ 9600, इसका मतलब कम की बिकी है वो। ठीक है, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेची तो 90,000 में माइनस 9600 रुपीज आएंगे, तो ये कितना आ रहा है? 90,000 माइनस 9600 में हो जाएगा 80,400। सेल करिए तो पैसा आ रहा है, इसलिए हमने इसको प्लस में लिख दिया। आइए करके देख लेते हैं कितने बैलेंस बच रहा है। 70,000 प्लस 52,600 प्लस 82,000 प्लस 80,400, ये सब तो प्लस में थे। ठीक है, माइनस की चीजें 5 लाख रुपए है और एक 8200 है। 2,32,200, 2,32,200 ये माइनस में आया। लेकिन एक चीज और थी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 55,000 रुपए की, तो ये हमारे को मिल रहा है या जा रहा है? क्लेम रिसीव हो रहा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये ऐसे लिखा जाता है जनरली। फिर एड क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीन इन अर्थक्वेक, कितना है ये? 55,000। तो ये आ गया 1,68,200 माइनस में, इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। तो ये हमारे पेपर में आया हुआ है 2019 में, केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया। अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस चलाने के लिए पैसे अरेंज करना, उसको रीपे करना, और उससे होने वाली कॉस्ट, उससे होने वाली कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लोन के कोई और चार्जेस हैं वो सब पेड, तो ये सब क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर लिखकर दिखा रखा है, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स लोन टेकन, तो ये प्लस में होगा, पैसा आ रहा है। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स लोन रीपेड, माइनस में होगा, पैसा जा रहा है। इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, पैसा जा रहा है, माइनस में होगा। लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन कर देखते हैं, ये एमटीपी में क्वेश्चन दे रखा था 2021 में, दिसंबर वाले सॉरी,
From the following information, prepare the cash flow from financing activities as per AS3 cash flow statement as the accountant of XYZ Limited is not able to decide and seeks your advice. ठीक है, उसने हमारी एडवाइस मांगी है तो देते हैं एडवाइस. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो हमारे को निकालना है. पर्टिकुलर्स रुपीस. ठीक है, शुरू करते हैं. रिसीव्ड ₹4 लाख एज रिडम्पशन ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स. अब यहां पर पहला पॉइंट क्या कहता है, रिसीव करे 4 लाख रुपए एज रिडम्पशन ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट. कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए मैं बता दूं, पैसा हमें मिल रहा है, रिडम्पशन हुई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की. क्योंकि अभी कंफ्यूजन ये हो सकती है आपको कि डिपॉजिट ये हमने ले रखे थे या हमने दे रखे थे. भाई हमें पैसा मिल रहा है रिडीम करके, इसका मतलब हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था. इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस आ रहा है 4 लाख रुपए, तो ये कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी थोड़ी ना हुई. अगर आपने लोगों के डिपॉजिट्स ले रखे होंगे तो आप पैसे दोगे ना. ठीक है, लेकिन यहां तो आपको रिसीव हो रहे, तो रिसीव हो रहे इट मींस ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. ठीक है, इसलिए जानबूझ के इन्होंने इसमें दिया हुआ है. प्रोसीड्स ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स. तो 20 लाख रुपीस मिल रहे हैं इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. ₹20 लाख रिसीव हो रहे हैं. रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹70,000 ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रिसीव करा, आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये तो. एन अमाउंट ऑफ ₹13 लाख इंकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. प्रोसीड्स ऑफ 12 लाख फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की प्रोसीड्स है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग की प्रोसीड्स कितनी है, 12 लाख. ये हो गया. अमाउंट पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 22 लाख. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 22 लाख. ठीक है. अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ ₹40,000 पेड ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. आपको पता है अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब वो शेयर्स बिकवाने का काम करते हैं कि लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं और अगर कुछ शॉर्टफॉल होता है तो वो ले लेते हैं. ठीक है, जो बचे हुए शेयर्स होते हैं जो पब्लिक को नहीं दे पाए वो खुद खरीद लेते हैं, तो वो अंडर राइटर्स होते हैं. ठीक है, हमारे शेयर्स में सब्सक्राइब करते हैं तो उनको कमीशन दे रहे हैं हम कितने की, 40,000 की. तो अंडर राइटिंग कमीशन कितने की है, 40,000. पैसा जा रहा है तो माइनस करेंगे. इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग कितना है, 1,44,000. ये भी क्या कर देंगे, माइनस, पैसा जा रहा है. ठीक है, तो ये हो गया 32 लाख. 32 में से 22 गए, 10 लाख. ठीक है, 10 लाख माइनस 40,000 माइनस 1,44,000, तो ये आ गया 8,16,000 रुपीज का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. समझ में आई बात. हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर ली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर ली, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्लास से हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पर चल सकते हैं. समझ में आई बात. थैंक यू सो मच.